हेलो एंड वेलकम टू शिक्षा तंत्र। आज हम 27 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर चालू करते हैं और ये करंट अफेयर भारत में होने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला प्रश्न है, किस राज्य के परिवहन निगम ने नम्मा कार्गो लॉजिस्टिक्स सेवाएं शुरू की हैं? इसका सही आंसर है 3, कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम। उत्तर प्रदेश में पहली इंट्रा इंडस्ट्री चॉपर सेवा का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ किया था? सो इसका आंसर है फर्स्ट, बटेश्वर में। देखिए, इसके बारे में आपको बता दूं कि बटेश्वर जो है ये आगरा में एक है, आगरा, और यहाँ से मथुरा तक हेलीकॉप्टर सेवा चलेगी। यहाँ से मथुरा तक, मथुरा में एक जगह है गोवर्धन, मथुरा में एक जगह है गोवर्धन, तो आगरा के बटेश्वर से मथुरा के गोवर्धन तक ये चॉपर सेवा मतलब हेलीकॉप्टर सेवा लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, बटेश्वर में इसको आयोजन लॉन्च किया गया था। तेलंगाना राज्य सरकार किस श्रेणी के श्रमिकों को 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान कर रही है? तो इसका सही आंसर है जो गिग वर्कर्स होते हैं, जैसे जोमेटो वाले, जैसे स्विगी वाले, इनको ये 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान कर रही है। तो जो यहाँ पे स्वास्थ्य कवर 10 लाख रुपए का प्रदान कर रही है वो राजीव आरोग्य राजीव आरोग्यश्री योजना जो है उसके तहत 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान कर रही है। और मैं आपको बता दूं कि तेलंगाना के जो अभी नए नए मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम है रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी। किस राज्य में राज्य कौशल विकास निगम ने 12.5 लाख व्यक्ति को प्रशिक्षित किया है और 1.35 लाख को नौकरियों से सशक्त बनाया है? इसका सही आंसर है सेकंड, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने 12.5 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। और इन्होंने अभी जो बच्चे होते हैं जो 8 में पढ़ने वाले बच्चे 9-10 में हैं, इनको टैबलेट वितरण किया है। टैबलेट वितरण किया है। वर्ष 2023 के लिए क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग द्वारा किस संस्थान को 7 मापदंडों में 4 स्टार समग्र रेटिंग और 5 स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया है? सो इसका सही आंसर है फोर्थ, मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और अध्ययन संस्थान। मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और अध्ययन संस्थान। देखिए, ये जो संस्थान है इसके अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत भल्ला हैं। इनको ईपीएसआई सम्मेलन में क्यूएस स्टार रेटिंग अवार्ड मिला, सबसे पहली बात। और ये 7 मापदंडों में 5 स्टार रेटिंग हासिल की, जिसमें शिक्षण, रोजगार, शैक्षणिक विकास, सुविधाएं, सामाजिक जिम्मेदारी, समावेशिता, कंप्यूटर विज्ञान और सूचना प्रणाली शामिल था। देखिए, ये रेटिंग संस्थान के उच्च गुणवत्ता मानकों और इन मानदंडों पर इसके असाधारण प्रदर्शन को प्रमाणित करती है। ठीक है, ये यहाँ पे सही आंसर है। प्रशासनिक क्षमता सहन शक्ति परियोजना के लिए विश्व बैंक के सार्वजनिक व्यय के तहत किस देश को $1.34 बिलियन प्राप्त हुआ है? सो यहाँ पे यूक्रेन को 1.34 बिलियन प्राप्त हुआ है। तो वित्तीय सहायता में विश्व बैंक से $1.086 अरब का ऋण, नॉर्वे से $190 मिलियन का अनुदान, अमेरिका से $50 मिलियन का अनुदान और स्विट्जरलैंड से $20 मिलियन का अनुदान शामिल है। इस जुटाई गई धनराशि का उपयोग गैर सुरक्षा और रक्षा संबंधी व्यय की आंशिक क्षतिपूर्ति के लिए किया जाएगा। ठीक है, और बात बता दूं आपको, जो यूक्रेन है इसकी राजधानी होती है कीव। यूक्रेन की राजधानी कीव। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी किसकी जयंती पर कलेक्टेड वर्क्स के 11 खंडों की पहली श्रृंखला जारी करने वाले हैं? तो इसका आंसर है पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ में है, ये बात याद रखेंगे। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ में है। ठीक है, देखिए यार, ये जो मदन मोहन मालवीय थे, ये भारतीय विद्वान, शिक्षा सुधारक और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक प्रमुख राजनीतिक नेता थे। इन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और इन्होंने अखिल भारत हिंदू महासभा की स्थापना भी की थी। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं। मालवीय ने भारत के शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की सह स्थापना 1916 में की थी, मतलब बीएचयू की स्थापना। इन्होंने भारत स्काउट्स और गाइड्स की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत के स्काउटिंग आंदोलन में योगदान दिया। उन्होंने एक प्रभावशाली अंग्रेजी अखबार द लीडर की भी स्थापना की है। सो द लीडर की स्थापना भी इन्होंने की है। तो द लीडर की स्थापना
बीएचयू की सह स्थापना 1916 में, और उसके बाद अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना, और 4 बार ये आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, और ये भारतीय विद्वान, शिक्षा सुधारक और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी भी थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, और भी क्वेश्चन इनके बारे में पढ़ लेते हैं। इनको 2014 में भारत रत्न मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, उसके बाद इनका एक नारा था जिसका नाम है सत्यमेव जयते, एक इनका राष्ट्रीय वाक्य बन गया है। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, आपको इसको पढ़ लेना है। इन्होंने और कहाँ इन्होंने असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया था यार, जो कि असहयोग आंदोलन कब आया था? 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया। 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ इन्होंने विद्रोह भी किया था। हम जानते हैं साइमन कमीशन, क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी सदस्य भारत का नहीं था, इस वजह से भारत के लोगों ने उनका विरोध किया था, और इसमें ये भी पंडित मदन मोहन मालवीय भी उसमें शामिल थे। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है यार। सुशासन दिवस कब स्थापित किया गया था? सुशासन दिवस कब स्थापित किया गया था? सुशासन दिवस 2014 को स्थापित किया गया था। देखिए यार, जो दिसंबर के डेट्स हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता होना चाहिए। जैसे 1 दिसंबर को हम जानते हैं वर्ल्ड एड्स दिवस मनाया जाता है, 2 दिसंबर को वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है। उसके बाद 4 को इंडियन नेवी डे मतलब भारतीय नौसेना दिवस, 5 को वर्ल्ड सॉइल डे मतलब विश्व मृदा दिवस। इस तरीके से आपको याद करना है यार। देखिए, जो सुशासन दिवस होता है हर साल 25 दिसंबर को पहले जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, इनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। और इस सुशासन दिवस की स्थापना 2014 में जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, इनके प्रयासों से हुआ था। जो वाजपेयी जी, इनके प्रयासों और सरकार में जवाबदेही के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये सुशासन दिवस मनाया जाता है। और सुशासन दिवस मतलब है कि राष्ट्र के लिए एक कार्य दिवस घोषित किया गया है। इसके उद्देश्य हैं कुछ, आप इसको पढ़िएगा यार। हम आगे चलते हैं। पांचजन्य साप्ताहिक पत्रिका द्वारा आयोजित सम्मेलन सागर मंथन कहाँ आयोजित किया गया था? सागर मंथन जो आयोजित किया गया था दक्षिणी गोवा में आयोजित किया गया था। दक्षिण गोवा में ये आयोजित किया गया था। उड़ीसा का प्रसिद्ध मंदिर जगन्नाथ मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? तो उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर बनाया गया था अनंत वर्मन चोडगंगा के द्वारा। अनंत वर्मन चोडगंगा के द्वारा इसको बनवाया गया था। देखिए, अनंत वर्मन चोडगंगा जो थे ये पूर्वी गंगा वंश के एक प्रमुख राजा थे। किस वंश के राजा थे? पूर्वी गंगा के, जिसने 11वीं-12वीं शताब्दी ईस्वी में शासन किया था। देखिए, जो उड़ीसा है, उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, इन्होंने जगन्नाथ मंदिर के लिए विशेष सुरक्षा को मंजूरी दी थी। लगभग 1190 कर्मी इसमें शामिल होंगे। ये कुछ मंदिर हैं, जैसे नरसिंह वर्मन, जैसे अशोक ने मूल महाबोधि मंदिर बिहार में जो है उसका इन्होंने निर्माण कराया था 268 से 232 ईसा पूर्व में। नरसिंह वर्मन ने ही तट मंदिर तमिलनाडु में जो है, और कुलशेखर पांड्या ने मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में जो है उसकी स्थापना या निर्माण कराया था। स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इम्फाल के निर्माण में किस संगठन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? सो इसका आंसर है फर्स्ट मझगांव डाक लिमिटेड, मुंबई। देखिए, आईएनएस इम्फाल और अत्याधुनिक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है जो भारतीय नौसेना के बड़े बेड़े का हिस्सा है। इसे भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। यह सफल आत्मनिर्भर भारत या आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ठोस प्रयासों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। और भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। आर्मी दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को आर्मी दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे आप। यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी रुचि की अभिव्यक्ति के अनुसार भारत का पहला नियोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर कहाँ विकसित किया जाएगा? इसका आंसर है यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी रुचि की अभिव्यक्ति के अनुसार भारत का पहला नियोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर कहाँ विकसित किया जाएगा? इसका आंसर है 3 लखनऊ में विकसित किया जाएगा। देखिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर बनाने की योजना कर रहा है। यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी रुचि की अभिव्यक्ति के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर को लखनऊ शहर में स्थित करने का प्रस्ताव है। शहर में पहले से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेडिटेक जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र मौजूद हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें यार पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है कहाँ पे, जो कि भारत का पहला, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि ये भारत का पहला नियोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर है, इस वजह से लखनऊ को याद रखना है यार, लखनऊ को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है,
पेंगुइन, अगला क्वेश्चन है, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा घोषित पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन और रोहित लांबा द्वारा लिखी गई नई किताब का नाम क्या है? इसका आंसर है फोर्थ, ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक पावर फ्यूचर। सो इसकी घोषणा पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने की थी और आर्थिक पांडुलिपि का उद्देश्य भारत के आर्थिक विकास के भविष्य की जांच करना है। जो भारत का आर्थिक विकास है भविष्य में, उसकी जांच करना है। भारत में वर्तमान आर्थिक परिदृश्य और संभावित भविष्य की दिशाओं पर एक आकर्षक निबंध प्रस्तुत करती है ये चीज़। ठीक है, तो इसका उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था में देश की स्थिति और नौकरी प्रावधान की गंभीर चुनौतियों पर प्रकाश डालना है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। यह पुस्तक भारतीय अर्थव्यवस्था के विमर्श में रघुराम राजन के पहले के योगदानों में उल्लेखनीय योगदान है। उसके बाद ये चीज़ है यार, यहाँ पे आते हैं ये क्वेश्चन। ओके, पहले यहाँ जाते हैं। इंडिया स्किल 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत में युवाओं के बीच काम करने के लिए कौन सा राज्य सबसे पसंदीदा राज्य है? तो इसका आंसर है केरल। केरल का जो कोच्चि है और तिरुवनंतपुरम, यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कोच्चि तिरुवनंतपुरम, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पुरुष महिलाएं काम करना चाहते हैं। ठीक है, ये 18 से 21 वर्ष के वर्ग में सबसे अधिक रोजगार संसाधनों वाला दूसरा राज्य माना जाता है। शिक्षा और कौशल विकास पर राज्य के जोर को उजागर करती है क्या यह उपलब्धि? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुत खातों वार्षिक रिपोर्ट पुरस्कार में साफा गोल्ड अवार्ड का प्राप्तकर्ता कौन था? इसका आंसर है पावर फाइनेंस कारपोरेशन। कौन सा फुटबॉल क्लब 2023 में एक साथ 5 प्रमुख खिताब जीतने वाला पहला इंग्लिश क्लब बन गया है? सो इसका आंसर है मैनचेस्टर सिटी। फोर्थ इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देखेंगे जो साफा का गठन है ये 1984 में किया गया था। ये दक्षिण एशिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव में पेशेवर लेखा निकायों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, पीएफसी ने साफा गोल्ड अवार्ड जीता है। यह 1997 में पुरस्कार की शुरुआत के बाद से यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र इकाई है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यार, इंपॉर्टेंट याद करना है। जो पीएफसी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं श्रेणी में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया गोल्ड अवार्ड भी जीता था, जो पारदर्शी लेखांकन प्रथाओं के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। ठीक है, आगे चलते हैं यार। ये क्वेश्चन है, कौन सा शहर 2024 में प्रतिष्ठित भारत ऊर्जा सप्ताह के दूसरे संस्करण की मेजबानी करने के लिए तैयार है? इसका आंसर है गोवा। थर्ड इज द राइट आंसर। जो गोवा है वो 6 से 9 फरवरी 2024 तक प्रतिष्ठित भारत ऊर्जा सप्ताह के दूसरे संस्करण की मेजबानी करने के लिए तैयार हो रहा है। जो यह कार्यक्रम भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वाधान में फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, 100 से अधिक देशों के 35,000 से अधिक प्रतिभागियों की मेजबानी की उम्मीद यहाँ पे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य भारत की पहली हिमालयन एयर सफारी लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है? भारत की पहली एयर सफारी जो है, हिमालयन एयर सफारी, वो लॉन्च करने का प्रयास कर रहा है उत्तराखंड राज्य भारत की पहली हिमालयन एयर सफारी शुरू करने के लिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। ठीक है, इस पहल की घोषणा उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कर्नल अश्विनी पुंडीर ने की, जिसमें बताया गया कि एयर सफारी फाउंडेशन की सुविधा जायरोकॉप्टर द्वारा की जाएगी। ठीक है, अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार पर प्रोटोकॉल के तहत भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग का विस्तार करने के लिए किस नए बंदरगाह पर सहमति हुई है? इसका आंसर है सफर दिघी। प्रोटोकॉल मार्ग का विस्तार करने के लिए अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार पर प्रोटोकॉल के तहत पश्चिमी बंगाल में सफर दिघी को कॉल का नया बंदरगाह घोषित करने पर सहमत हुए। ठीक है, यह 3 उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद संपन्न हुआ, जिसमें शिपिंग सचिव स्तरीय चर्चा के तहत अस्थायी समिति की 22वीं बैठक और माल की इधर उधर आवाजाही चैटोग्राम और मोंगला बंदरगाहों के उपयोग पर अंतर सरकारी समिति की 3री बैठक शामिल थी। ठीक है, तो ये थे यार आज के क्वेश्चंस। आपको कैसे लगा? वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें यार। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।